तो ओके स्टूडेंट, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का 14th लेक्चर देखने जा रहे हैं। लेक्चर ये है 14th। तो देखिए, आज अभी के क्लास में जो मैं 3 या 4 एग्जाम्पल जो लेने वाला हूँ वो एक्चुअल में कोई थ्योरी नहीं है, वो आरसी मुखर्जी का प्रॉब्लम है और आईआईटी में भी वो सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम आया हुआ है, उसी को मैं थ्योरी बनाकर पढ़ाने वाला हूँ। ओके, एनालिसिस ऑफ some important first order reaction। तो so many times ऐसा होगा कि केमिकल काइनेटिक्स के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कहने का सेंस ये है कि टाइम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का शायद यही आता है, KT इक्वल टू 2.303 log A बाई A माइनस एक्स। इज इट राइट? लेकिन आपको डायरेक्टली A और A माइनस एक्स नहीं पता रहेगा, वो इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, और उस इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन से वाइजली हम लोग को निकालना रहेगा A बाई A माइनस एक्स का रेशियो। तो यहाँ पे A और A बाई एक्स आपको चाहिए या उसका रेशियो से मतलब है? रेशियो से मतलब है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, शायद आप लोग को PDF में मिलेगा भी, उसे फर्स्ट एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2, इसको बहुत बढ़िया समझिएगा। तो इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन दिया हुआ है, 2H2O2 कन्वर्टेड इनटू व्हाट? 2H2O प्लस O2। और स्टूडेंट, हाइड्रोजन हम लोग को प्रूफ कर देना है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बट यहाँ पे जो दिया हुआ है कि द रेट ऑफ दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज मेजर्ड बाई टाइट्रेटिंग ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ H2O2 अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ KMnO4। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ KMnO4 का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ KMnO4 का मतलब ये होता है कि जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो एक ऐसा सोल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन नोन हो, ओके, और उसके सोल्यूशन, उसके कॉन्सेंट्रेशन के हेल्प से बाय लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस या व्हाट एवर हम लोग दूसरे अननोन सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन नोन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और टाइट्रेट, यहाँ पे एक टर्म यूज किया हुआ है टाइट्रेटिंग। तो टाइट्रेटिंग का मतलब है वही हुआ कि हम लोग उसका 1/1। तो इसको समझने के लिए आप सबसे पहले ये समझिए, यहाँ सब लोग देखेंगे, ध्यान देंगे। मान लेते हैं कि आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड आप H2O2 लिए, यहाँ पे H2O2 है जिसका वॉल्यूम है V लीटर, मान लीजिए कि V लीटर है, और इसमें कुछ नहीं भी डालते हैं, तो अगर कुछ नहीं भी डालते हैं तो ये इस तरीके से डिकम्पोज होते रहेगा। तो यहाँ पे जो V लीटर हैं लिए हुए हैं उसको हम लोग टाइम टू टाइम क्या कर रहे हैं? तो देखिए, किसी भी सॉल्यूशन का किसी भी अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जानने के लिए लैब में इज इट कंपलसरी कि जो केमिकल दिया रहता है वो सारा केमिकल आप वेस्ट कर देते हैं या उसमें से थोड़ा सा निकालते हैं? थोड़ा सा निकालते हैं। ये तो सिंपल सा लॉजिक है ना कि अगर ब्लड का टेस्ट करना है तो सारा ब्लड आपको देने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, या सारा ब्लड निकाल के टेस्ट करना है, ऐसा तो नहीं होता है। थोड़ा सा निकालते हैं कि हाँ
20 ml ब्लड निकाला गया, इसमें अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन निकाल लिया गया, तो 20 ml में इतना, तो यूनिटरी मेथड से हेल्दी मैन का बॉडी में अगर 5 या 6 लीटर ब्लड है तो यूनिटरी मेथड से 20 ml में इतना हेमोग्लोबिन, तो 1 ml में कितना ग्राम, तो 6000 ml में कितना रहेगा। इस तरीके से हम लोग पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। इन सिमिलर फैशन मान लेते हैं कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से थोड़ा सा t इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, t इक्वल टू 0 पे थोड़ा सा, सब लोग सुन पा रहे हैं? तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे थोड़ा सा हम लोग H2O2 निकाले, मान लेते हैं कि 10 ml, और इसमें हम लोग KMnO4 डाल रहे हैं, और KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2O2 दोनों है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। बट इसमें अगर हम लोग थोड़ा तो यहाँ पे जब KMnO4 और H2O2 को अगर मिलाएंगे तो H2O2 और KMnO4 में KMnO4 इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कौन किसको ऑक्सीडाइज कर देगा? H2O2 KMnO4 को ऑक्सीडाइज करेगा या KMnO4 H2O2 को ऑक्सीडाइज कर देगा? यस, KMnO4। तो और KMnO4 का तो पता है, तो यहाँ पे सपोज करें कि हम लोग इसका H2O2 का V1 ml निकाले, ml, और इसका खर्च हुआ V2 ml, इसको कंप्लीट t इक्वल टू 0 पे, तो बताइए t इक्वल टू 0 पे क्या आपका H2O2 डिसोसिएट हुआ था? t इक्वल टू 0 पे आपका H2O2 डिसोसिएट नहीं हुआ था। हम लोग इस पूरे H2O2 में KMnO4 नहीं डाल रहे हैं स्टूडेंट, उसको एक्सपेरिमेंट करने का तरीका है कि ऐसे कर रहे हैं। तो t इक्वल टू 0 पे क्या ऐसे लिख सकते हैं कि V1 ml के लिए V2 ml KMnO4 रिक्वायर्ड है, तो 1 ml के लिए कितना रिक्वायर्ड रहेगा, निकाल लेंगे। तो V लीटर के लिए कितना खर्च होगा यूनिट मेथड से पता चल जाएगा। इसका मतलब है कि पूरा H2O2 के लिए, पूरा H2O2 के लिए, और t इक्वल टू 0 पे ही फॉर होल H2O2 के लिए अगर KMnO4 हम लोग अगर निकालना चाहें तो इस तरीके से निकाल लेंगे। तो इसका मतलब है कि t इक्वल टू 0 पे हम लोग इस तरीके से हाउ मच अमाउंट ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड फॉर होल V लीटर ऑफ H2O2, जिसमें थोड़ा भी डिसोसिएट नहीं हुआ है, हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हुआ कि अब कुछ देर के बाद फिर से इस ओरिजिनल सोल्यूशन को छोड़ दीजिए, इसी में से t इक्वल टू T1 पे फिर से थोड़ा सा H2O2 लीजिए। तो ये बताइए कि एज टाइम पासेस क्या यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे जितना H2O2 था उतना ही H2O2 बचा रहेगा, या वो टाइम के साथ ब्रेक डिसोसिएट हो रहा है? तो टाइम के साथ डिसोसिएट हो रहा है। तो अब अगर सेम ml V1 का लेते हैं और तब KMnO4 यूज करते हैं, तो क्या इस सेम V1 ml t इक्वल टू T1 पे सेम V1 ml के लिए क्या आपको उतना ही KMnO4 का रिक्वायरमेंट होगा या थोड़ा कम रिक्वायरमेंट होगा? दोनों जगह मैंने वॉल्यूम सेम रखा, बट इसमें जो H2O2 था और इसमें जो H2O2 था, इसमें थोड़ा कम H2O2 रहेगा, हाँ या ना? क्योंकि वो डिसोसिएट हो रहा है, करेक्ट? दैट्स वाई हो सकता है कि इसमें V3 ml खर्च हो। अब फिर से यूनिटी मेथड, V1 ml के लिए V3 ml KMnO4, तो 1 ml के लिए कितना, तो टोटल के लिए कितना, t इक्वल टू T1 पे। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम लोग H2O2 का वैल्यू नहीं दिए हुए हैं, हम लोग एक डेटा बना के किसका दिए हुए हैं, टाइम इंटरवल और वॉल्यूम ऑफ KMnO4 दिए हुए हैं रिक्वायर्ड, ठीक है। और इसमें t इक्वल टू 0 पे V0 ml है, t इक्वल टू T1 पे ये है V1 है, t इक्वल टू T2 पे V3 है, t इक्वल टू T3 पे V4 है, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे V इन्फिनिटी है। ऐसे मान लीजिए, मतलब ये सब हम लोग का खर्च हुआ है, करेक्ट। तो बताइए सबसे ज़्यादा KMnO4 कब खर्च होगा? ऑब्वियसली t इक्वल टू 0 पे, क्योंकि वहां पे टोटल का टोटल के H2O2 ही था।
अब यहाँ देखिए t इक्वल टू 0 पे अगर मेरे पास a है 0 0, t इक्वल टू t पे यहाँ पे है अगर a माइनस एक्स, और कोई एक टाइम लेते हैं कॉमन टाइम t इक्वल टू टी पे, इसको vt बोल देते हैं। ओके, t इक्वल टू टी पे vt। तो t इक्वल टू टी पे अगर a माइनस एक्स, तो यहाँ पे कितना बनेगा x, और यहाँ पे कितना बनेगा x बाई 2 बनेगा। ओके, तो ये बताएं कि क्या हम लोग ये लिख सकते हैं a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ KMnO4 एट t इक्वल टू 0, है या ना। ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किस टाइम का है, H2O2 का, t इक्वल टू 0 का। तो t इक्वल टू 0 जितना ज़्यादा H2O2 रहेगा उतना ही ज़्यादा KMnO4 खर्च होगा। इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ H2O2 ऐसे भी लिख सकते हैं, amount of H2O2 directly proportional to volume of KMnO4 at t equal to 0, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KMnO4, एक जनरल स्टेटमेंट दे देते हैं। करेक्ट। अब यहाँ देखिए, तो क्या यहाँ से बोल सकते हैं a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो t इक्वल टू 0 पे KMnO4 का वॉल्यूम कितना खर्च हुआ है V0, तो क्या यहाँ से लिख सकते हैं a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0, पहला इक्वेशन बन जाएगा, है या ना। फिर a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स किस टाइम का है, एट एनी टाइम t, तो a माइनस एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा vt हो जाएगा। देखिए तो सही है, a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 एट t इक्वल टू t, तो t इक्वल टू टी पे KMnO4 जो खर्च हुआ उसका नाम मैंने क्या दिया है vt। करेक्ट। तो अब यहां देखिएगा, क्या यहां से इक्वेशन सेकेंड को अगर थर्ड से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या ये लिख सकते हैं a बाई ए माइनस एक्स इक्वल टू V0 बाई VT, है या ना। करेक्टली यहां से लिख सकते हैं a बाई ए माइनस एक्स इक्वल टू V0 बाई VT, लेकिन एक्चुअल में हम लोग को ये नहीं दिया हुआ है डेटा में, जो बॉक्स बना के डेटा दिया हुआ है, अगर उसका PDF देखे होंगे तो H2O2 का अमाउंट नहीं दिया हुआ है। अमाउंट किसका दिया हुआ था, अमाउंट दिया हुआ था KMnO4 का, तो दिया किसी और का था और हम लोग को प्रूफ करना है H2O2 का। करेक्ट। तो क्या दिया किसी और का था, तो इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हुआ ना, और उससे निकालना किसका है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट H2O2। तो यहाँ से हम लोग एक लॉजिक लगाए, तो एक्चुअली दिस इज नॉट द काइंड ऑफ प्रॉब्लम, सॉरी इट इज नॉट द काइंड ऑफ थ्योरी, इट इज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम ऑफ RC मुखर्जी। ओके, वर्कआउट में ऐसा प्रॉब्लम आपको है, तो इसको मैं यहाँ पे ही हिंट दे देता हूँ। तो इस यहाँ से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर ये तो वैल्यू पता चल ही गया, तो अब हम लोग को जब KT इक्वल टू 2.303 लॉग a बाई ए माइनस एक्स लिखेंगे, तो क्या यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं KT इक्वल टू 2.303 लॉग a बाई ए माइनस के लिए क्या आप लिख सकते हैं V0 बाई VT। अब लिख सकते हैं, तो अब ये काम कर लेंगे K1 T1, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या रहेगा VT और T। तो T1 पे अगर हम लोग रेट कांस्टेंट K1 मान लेते हैं, तो K1 T1 इक्वल टू 2.303 लॉग V0 बाई V1 लिख सकते हैं। देखिए तो, और फिर K2 T2 इक्वल टू 2.303 लॉग V0 बाई V2, है या ना, टाइम T2 पर V2। और स्टूडेंट अगर यहाँ से सॉल्व करने के बाद अगर यहाँ से जो K1 निकालते हैं और यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो K2 निकालते हैं, अगर K1 इक्वल टू K2 आ गया, ऐसा तो क्वेश्चन नंबर 12 आया था किसी एक्सरसाइज में, जिसमें प्रूव करना था कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, बट वहाँ पे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन था। इज इट क्लियर। तो अगर यहाँ पे प्रूफ हो गया कि पहले मैंने अलग अलग मान लिया,
बट यहाँ से जो K1 निकाले और यहाँ से जो K2 निकाले, अगर K1 इक्वल टू K2 आ गया तो क्या प्रूफ हो जाएगा? ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है? तो इफ K1 इक्वल टू K2 देन इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस प्रॉब्लम को ऐसे बनाना था। ओके, क्लियर? अब देखिए इसी में क्वेश्चन को इतना बड़ा जो पैराग्राफ आप थ्योरी देख रहे हैं, एक्चुअली इट इज काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम का लेंथ इतना बड़ा हो जाएगा कि उस टाइम पे अगर इस एक बार पहले से बोर्ड पे नहीं देख रहेंगे तो माइंड क्लिक ही नहीं करेगा कि H2O2 है, इसका टाइट्रेट कर रहे हैं, KMnO4 आ रहा है, तो बड़ा उलझन वाला बात हो जाएगा। बट एक्चुअली देखिएगा तो बहुत सिंपल सा था कि अमाउंट ऑफ H2O2 KMnO4 किसके लिए खर्च हो रहा है? H2O2 के लिए। तो अमाउंट ऑफ H2O2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? KMnO4। तो एक्चुअली KMnO4 का वैल्यू दिया हुआ है, बट उससे हम लोग किसका रेशियो निकाल लिए हैं? A/A- से। ओके, यहां तक आ गए? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। चलिए, तो जो आपके पास PDF है अगर लिखे होंगे तो उसका एक बार थ्योरी देख लीजिए। तो सेकेंड एग्जांपल ले रहा हूं, डिकम्पोजिशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और यहां से मिला है क्लोरोबेंजीन प्लस N2। तो देखिए N2 तो यहां पे क्या है? सब रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट है। बट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? द रेट ऑफ दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ N2 गैस इवॉल्व्ड। इसका मतलब है कि हम लोग को चाहिए था, बट एक्चुअली डेटा किसका दिया हुआ है? डेटा N2 का दिया हुआ है और उसमें भी वॉल्यूम दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ N2 दिया हुआ है t इक्वल टू 0 पे। तो ऑब्वियसली t इक्वल टू 0 पे N2 बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो वॉल्यूम कितना रहेगा? 0। T1 पे दिया हुआ है V1, T पे मान लीजिए VT, करेक्ट, और T2 पे मान लीजिए V2, और T इन्फिनिटी पे मान लीजिए V इन्फिनिटी। ओके, V इन्फिनिटी का मतलब नहीं इनफाइनाइट वॉल्यूम। दिस इन्फिनिटी इंडिकेट आफ्टर लॉन्ग टाइम व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। ओके, आफ्टर लॉन्ग टाइम व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। अब स्टूडेंट यहाँ ये देखिए कि मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पे A है A। सब लोग यहाँ देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और t इक्वल टू T पे अगर यहाँ से x गया तो A कितना बनेगा? हाँ या ना? x एंड x। और आफ्टर लॉन्ग टाइम और T1 पे t इक्वल टू T1 पे अगर यहाँ से A माइनस x1 तो A कितना बनेगा स्टूडेंट? x1 एंड x1। हाँ या ना? और t इक्वल टू T2 पे यहाँ से x2 जाएगा तो कितना बनेगा? x2 एंड x2 बनेगा। और आफ्टर लॉन्ग टाइम मतलब t इन्फिनिटी, तो t इक्वल टू इन्फिनिटी आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या ये मेरे पास बचेगा? 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो A कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन।
या नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन, मोल के अकॉर्डिंग भी अगर सोचते हैं तो नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, है या ना? अमाउंट ऑफ N2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ N2, ये लिख सकते हैं। नाइट्रोजन का जितना अमाउंट प्रोड्यूस होगा नाइट्रोजन का एट, अब यहां पे देखिएगा T इक्वल टू 0, T इक्वल टू, सब लोग यहां ध्यान देंगे, T इक्वल टू 0, T इक्वल टू T, T इक्वल टू T1, T इक्वल टू T2, T इक्वल टू इन्फिनिटी, हर कंडीशन पे यहां पे प्रेशर एंड टेम्परेचर में से कांस्टेंट करके रखूंगा, क्योंकि मुझे वॉल्यूम मेजर करना है। क्या कांस्टेंट करके रखेंगे? तो प्रेशर एंड टेम्परेचर को सेम कंडीशन अगर रखते हैं तो PV इक्वल टू nRT से खुद बताइए, P और T को अगर कांस्टेंट रखते हैं तो क्या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N लिखते हैं? मोल को वॉल्यूम, इडियोमेट्री एक टॉपिक पढ़ाए होंगे, इसमें ऐसा ही किए थे। तो चलिए, तो इस तरीके से क्या हम लोग बोल सकते हैं कि एट टाइम T, एट एनी टाइम T, एट एनी टाइम T, तो एट एनी टाइम T नाइट्रोजन का कितना मोल है, मोल ही अगर बोलते हैं तो X, तो क्या ये बोल सकते हैं X डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट दैट टाइम, है ना? बोल सकते हैं। ओके, तो X तो निकल गया। अब बताइए क्या ये बोल सकते हैं? देखिए तो आफ्टर लॉन्ग टाइम नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, ए के बराबर ही तो रहेगा, है या ना? अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो क्या ए नहीं बोल रहा हूँ कि ऑलवेज ए, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए रहेगा, यहाँ पे कोफिशिएंट 1:1 हो गया है, इसलिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं। अगर यहाँ पे 2N2 रहता तो 2A लिखते, बट 2A भी लिखते तो क्या हम लोग को ए का वैल्यू नहीं पता चल जाता? तो यहाँ से ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, V इन्फिनिटी, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ए इक्वेशन सेकेंड हो गया। अगर सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं तब क्या मिलेगा स्टूडेंट? सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो क्या सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा a माइनस एक्स, है या ना? और a माइनस एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे, V इन्फिनिटी माइनस VT। तो देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात यह था कि हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर प्रूफ करने के लिए इसका रेशियो चाहिए था, a बाई a माइनस एक्स का रेशियो चाहिए था। इज इट क्लियर? तो अब हम लोग के पास a भी है और a माइनस एक्स भी है। तो अगर हम लोग इक्वेशन सेकेंड को थर्ड से डिवाइड कर दें, मेरा थर्ड इक्वेशन है, इक्वेशन सेकेंड को अगर थर्ड से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट तो क्या मिल जाएगा, a बाई a माइनस एक्स, है ना? और a बाई a माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, V इन्फिनिटी बाई वाट, V इन्फिनिटी माइनस VT लिखेंगे। इज इट क्लियर? इसका मतलब है कि दिया हुआ था नाइट्रोजन का वॉल्यूम, इसका मतलब दिया हुआ था नाइट्रोजन का वॉल्यूम, मतलब इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, उससे हम लोग डायरेक्टली किसका रेशियो निकाल दिया, क्योंकि हम लोग को a और a माइनस एक्स से पता मतलब नहीं था, हम लोग का इसका रेशियो से मतलब था, हाँ या ना? ओके, अब फिर से फास्ट और प्रूफ करने के लिए सेम स्टोरी को हम लोग रिपीट करेंगे। सेम स्टोरी क्या है कि सबसे पहले लिखेंगे KT इक्वल टू 2.303 log a बाई a माइनस एक्स, लॉग a बाई a माइनस एक्स। और उसके बाद क्या करते हैं, अब यहाँ पे KT इक्वल टू 2.303 log a का वैल्यू क्या था, V इन्फिनिटी, और a माइनस एक्स का वैल्यू क्या था, V इन्फिनिटी माइनस VT। ओनली वेरिएबल इज व्हाट, ओनली वेरिएबल इज VT एंड T, VT एंड T। तो हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग एक T1 टाइम लेंगे और पहले मान लेंगे कि शायद ये नहीं है फर्स्ट ऑर्डर, तो T1 पे K1 मान लेंगे और लिखेंगे K1 T1 इक्वल टू 2.303 log V इन्फिनिटी, और माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे, V इन्फिनिटी माइनस व्हाट, V1, हाँ या ना? और सिमिलरली लिखेंगे K2 T2 इक्वल टू 2.303 log V इन्फिनिटी माइनस V इन्फिनिटी माइनस V2, और यहां से क्या निकालेंगे स्टूडेंट, सॉल्व करके K1,
और यहां से क्या निकालेंगे K2 और फिर क्या बोल देंगे, अगर इफ K1 इक्वल टू K2 हो गया तो क्या प्रूफ हो गया, देन इट इज यस। तो मेरा सजेशन है कि ऐसा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा मार्क्स में बोर्ड में आ सकता है, प्रूव दैट इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो हो जाएगा। इस टाइप का प्रॉब्लम कभी 10 मार्क्स में पूछा गया है आईआईटी में 90 से 2000 के बीच में, ठीक है, 1990 से 2000 के बीच में। इसलिए जितना आसानी से इसको हम लोग थ्योरी बना के समझ लिए तो ये आसान लग रहा है, बट अचानक से अगर दे दिया जाएगा तो उसमें a और a माइनस एक्स पता नहीं चलता है, तो हम लोग को तो खुद से दिमाग लगाना पड़ रहा है ना कि a माइनस एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी टी माइनस वी इन्फिनिटी माइनस वी टी होगा। तो ये जो हम लोग ऐसे सिस्टमैटिक जो सॉल्व कर रहे हैं, एक्चुअली यही इसका सॉल्यूशन बन जाता सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। यस, ये और भी इंपॉर्टेंट है। आपके पास पीडीएफ है, थोड़ा इसको पढ़िए तो, अगर नोट किए हैं तो। चलिए यहाँ देखिएगा, और इसमें डेटा क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज ए काइंड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ऐसे ही पहले जानते हैं कि इट इज काइंड ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। द रिएक्शन रेट इज मेजर्ड बाय टाइट्रेटिंग द एसिड प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड अल्कली सॉल्यूशन। मतलब एसिड और बेस मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नोट दैट व्हेन ए टेस्ट सैंपल इज prepared from the reacting mixture, there are two acid, one is HCl and other is acetic acid produced। इसका मतलब है कि पूरे सॉल्यूशन एज रिएक्शन गोइंग ऑन, ध्यान से रिप्लाई कीजिएगा, एज रिएक्शन गोइंग ऑन, तो आपके सॉल्यूशन में कौन कौन सा एसिड रहेगा जिसके लिए हम लोग NaOH खर्च करेंगे। एक तो रहेगा एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड, इज इट क्लियर, और एक क्या रहेगा HCl। यस, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ पे HCl कैटेलिटिक अमाउंट था और एज ए कैटलिस्ट था। तो जैसे ही बोल दिया कैटलिस्ट, और अगर आप बोल दिए कि देखिए T इक्वल टू 0 पे, मान लेते हैं, यहाँ ध्यान सुनिएगा, सपोज कीजिए कि अगर मैं बोल दिया अगर T इक्वल टू 0 पे अगर इसका 10 मान लेते हैं, T इक्वल टू 0 पे अगर इसका हाफ मोल है, सब लोग यहां देखिए, T इक्वल टू 0 पे, और तब आपसे पूछा जाएगा T इक्वल टू T1 पे HCl का कितना मोल बचा रहेगा।
क्यों रहेगा हाफ मोल? वेरी गुड, यही यहाँ पे क्रूशियल पॉइंट था। इसका मतलब है कि HCl को यहाँ पे जैसे ही बोल दिया कैटलिस्ट, इसका मतलब अमाउंट ऑफ HCl एट एनी टाइम T कांस्टेंट रहेगा टाइम के साथ, नहीं। बट व्हाट अबाउट दिस वन, ये कांस्टेंट रहेगा या प्रोड्यूस हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है। और नेक्स्ट है कि क्या हम लोग टाइट्रेशन करने के लिए जो एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन था उसको पूरा को बेस्ट करते हैं या वहां से टाइम टू टाइम थोड़ा निकालते रहते हैं? ओके, तो T इक्वल टू 0 पे अगर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा सॉल्यूशन से कुछ निकाले वॉल्यूम लिक्विड, और यहाँ पे अगर NaOH खर्च कर रहे हैं और पता चला कि यहाँ पे NaOH जो खर्च हुआ और बाद में सपोज कीजिए कि इसका VmL है, तो यूनिटी मेथड से VmL के लिए इतना, तो कितना इससे हम लोग NaOH का टोटल निकाल लिए यूनिटी मेथड से। मानते हैं इसका V1 खर्च हुआ, V1 ml, तो VmL के लिए V1 ml, तो 1 ml के लिए कितना ml, तो टोटल इसका जितना अमाउंट रहेगा ओके निकाल लेंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि T इक्वल टू 0 पे जो NaOH खर्च, अगर मान लेते हैं कि पूरे सॉल्यूशन में NaOH T इक्वल टू 0 पे ही डालना शुरू करते हैं, जो कि नहीं करते हैं, हम लोग टाइट्रेशन में ऐसे करते हैं, थोड़ा थोड़ा सैंपल निकालते हैं, तो T इक्वल टू 0 पे जो आपका NaOH खर्च होगा वो सिर्फ किसके लिए खर्च होगा, अगर खर्च होता तो T इक्वल टू 0 पे जो NaOH खर्च होगा, यहाँ पे NaOH बेस है, अल्कली है, पहले ही बोल दिया गया है, तो T इक्वल 0 पे खर्च होता तो बोलता सर सिर्फ HCl के लिए खर्च होगा, क्योंकि वहाँ T इक्वल 0 पे सिर्फ HCl ही है, हाँ या ना। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि T1 पे, मान लेते हैं T1 पे अगर NaOH का V1 खर्च हुआ, T1 पे NaOH का V1 खर्च हुआ, तो T1 पे NaOH का किसके किसके लिए खर्च होगा, तो T1 पे तो थोड़ा ये एसिटिक एसिड और HCl के लिए, हाँ या ना। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हर टाइम पे HCl के बदले NaOH का अमाउंट डिफर करेगा या हर टाइम पे HCl के लिए सेम अमाउंट ऑफ NaOH खर्च होगा? क्यों सेम अमाउंट? इसके लिए वैरी करेगा, बट इसके लिए वैरी नहीं करेगा, इसके लिए फिक्स हो जाएगा, बिकॉज HCl का अमाउंट हर टाइम पे डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा, बिकॉज HCl यहां पे क्या है, कैटलिस्ट है, और कैटलिस्ट का अमाउंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होता है, वो पार्टिसिपेट करता है बट अपने अमाउंट को कांस्टेंट बना लेता है फिर ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है हर डिफरेंट टाइम पे, तो सबसे पहले यहाँ पे एक इक्वेशन लगता है T इक्वल 0 पे अगर A है, A 0 है ओके, और T पे यहाँ पे A माइनस एक्स है, तो A कितना बनेगा, x एंड x, और T1 पे अगर यहाँ पे A माइनस x1 है तो A कितना बनेगा, x1 बनेगा एंड x1 बनेगा। T2 पे अगर यहाँ से A माइनस x2 है तो A कितना बनेगा स्टूडेंट, x2 एंड x2 बनेगा। लेकिन अब जो हम लोग को बॉक्स बनाकर डेटा दिया हुआ है, ओके, और T इक्वल टू इन्फिनिटी पे मान लेते T इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या रहेगा, 0 रहेगा, ये क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा ओके। तो अब यहाँ पे अगर टाइम देख लेते हैं और वॉल्यूम ऑफ NaOH लिख लेते हैं ओके, तो 0 टाइम पे अगर इसका वॉल्यूम V0 है, T टाइम पे अगर इसका वॉल्यूम Vt है, T1 टाइम पे अगर इसका वॉल्यूम V2 है, T1 है, T2 टाइम पे अगर इसका वॉल्यूम V2 है, और T इन्फिनिटी टाइम पे, T इक्वल टू इन्फिनिटी टाइम पे अगर वॉल्यूम इसका V इन्फिनिटी है, करेक्ट, ऐसे देख लेते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। और एक किसका वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम यहाँ पे इसका दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, या इनडायरेक्टली किसी और का दिया हुआ है जिसका यहाँ पे कुछ इस रिएक्शन में नज़र भी नहीं आ रहा था, तो किसका दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन एक्चुअली टाइट्रेशन, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और केमिकल काइनेटिक्स दोनों का मिक्स करके बनाने का कोशिश किया गया था। तो यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, अगर समझ में आ गया तो इसको मैं डिलीट करूँगा। समझ में आ गया है यहाँ तक, ये जो मैंने कैसे लिखा।
अब चलिए यहाँ देखिए, वॉल्यूम ऑफ HCl, सॉरी, अमाउंट ऑफ HCl क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ NaOH एट T इक्वल टू 0, हाँ या ना। T इक्वल टू 0 पे जो NaOH अगर खर्च होता तो क्या T इक्वल 0 पे एसिटिक एसिड हम लोग के पास बना है, नहीं बना है ना। तो किसके लिए खर्च होता, सिर्फ HCl के लिए। इसके लिए क्या हम लोग लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ HCl डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0, हाँ या ना। एक इक्वेशन तो हम लोग को बन गया। अब एट एनी टाइम T, सब लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे स्टूडेंट, एट एनी टाइम T जो NaOH खर्च होगा वो किसके किसके बदले खर्च होता। तो जो एट एनी टाइम T जो HCl जो NaOH खर्च होगा वो वहाँ पे HCl के लिए भी खर्च होगा और वहाँ का प्रोड्यूस एसिटिक एसिड के लिए भी खर्च होगा। तो क्या लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ HCl अब प्लस अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ दिस, हाँ या ना। और इस यहाँ देखिएगा अमाउंट ऑफ HCl और प्लस एट एनी टाइम T अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड कितना माने थे स्टूडेंट, X ही था ना एट एनी टाइम T। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT, हाँ या ना। तो क्या यहां से हम लोग X डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT माइनस अमाउंट ऑफ HCl लिख सकते हैं। यहां से हम लोग अमाउंट ऑफ HCl प्लस X डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT हो गया, तो X डायरेक्टली प्रोपोर्शनल VT माइनस अमाउंट ऑफ HCl कर सकते हैं। और अमाउंट ऑफ HCl किसी भी टाइम पे क्या वेरी करेगा या फिक्स्ड रहेगा। तो अमाउंट ऑफ HCl, क्या अमाउंट ऑफ HCl के बदले V0 लिख दिया जाए। इसका मतलब है कि हम लोग को X मिल गया, क्या मिल गया, X मिल चुका है। इसको इक्वेशन सेकंड बोल दिए। अब देखिए पॉइंट टू बी नोटेड एट T इक्वल टू इन्फिनिटी पे फिर से क्या लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ HCl अब प्लस अमाउंट ऑफ, सब लोग यहां देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिटिक एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इन्फिनिटी, हाँ या ना। बट आफ्टर लॉन्ग टाइम भी HCl के लिए अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करना पड़ेगा या एटलीस्ट HCl के लिए फिक्स अमाउंट रहेगा। और हर टाइम पे HCl के लिए तो V0 ही रहेगा, हाँ या ना, बिकॉज HCl का अमाउंट कितना बराबर है, V0 के बराबर है। तो और इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, और बोलिए एसिटिक एसिड का तो यहां पे क्या ऐसे लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ HCl अब प्लस एसिटिक एसिड के लिए आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या हम लोग वैल्यू A यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इन्फिनिटी, हाँ या ना। तो यहां पे A के बदले क्या मिल जाएगा, तो A के लिए लिख सकते हैं A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इन्फिनिटी माइनस अमाउंट ऑफ HCl, और अमाउंट ऑफ HCl इक्वल टू V0, हाँ या ना। इसका मतलब A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इन्फिनिटी माइनस V0। इज इट क्लियर। अब सबसे बढ़िया बात क्या हुआ आपके लिए, यहां देखिए कि अब आपको X भी मिल गया और A भी मिल गया, करेक्ट। X भी मिल गया
और ए भी मिल गया, तो क्या यहां से ए माइनस एक्स निकाल लेंगे? यहां तक आ गए हैं? यहां तक 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं बोर्ड को, देख लीजिए कि मैंने क्या किया है। अब चलिए इक्वेशन 3 में से थर्ड माइनस सेकेंड, तो इक्वेशन थर्ड माइनस सेकेंड करेंगे, इसका मतलब a माइनस एक्स कर रहे हैं, हाँ या ना? और a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? v इन्फिनिटी माइनस वी नॉट माइनस, तो वी नॉट और वी नॉट आपस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कैंसिल। तो a माइनस एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बच जाएगा? v इन्फिनिटी माइनस वी टी। इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। अब देखिए सबसे बढ़िया बात क्या हो जाएगा, अब a माइनस एक्स भी आपके हाथ में है और a भी है, हाँ या ना? तो अगर इक्वेशन थर्ड को फोर्थ से डिवाइड कर दिया जाए, इक्वेशन थर्ड को फोर्थ से, देख लीजिएगा थर्ड वहाँ है फोर्थ यहाँ है, ठीक है? तो इक्वेशन थर्ड को अगर फोर्थ से डिवाइड कर देंगे तब क्या मिलेगा? a बाई ए माइनस एक्स, हाँ या ना? और a बाई ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? v इन्फिनिटी माइनस वी नॉट और डिवाइड बाई v इन्फिनिटी माइनस वी टी। इज इट क्लियर? और हम लोग को तो a बाई ए माइनस एक्स का रेशियो ही चाहिए था। क्लियर हो गया? अब इसमें सिर्फ वेरिएबल क्या है? ये तो फिक्स्ड क्वांटिटी है ना, ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, वेरिएबल सिर्फ क्या रहेगा? वी टी। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे T1 पे V1 और वहां से K1 निकालेंगे, हाँ या ना? और फिर T2 पे V2 और वहां से K2 निकालेंगे, करेक्ट? और अगर K1 इक्वल टू K2 हो गया तो क्या प्रूफ कर देंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बट एक्चुअल में सही में अगर डायरेक्ट एक क्वेश्चन दे दिया जाए, जो कि ऑलरेडी एक क्वेश्चन आया हुआ है, आरसी मुखर्जी में क्वेश्चन है, आप लोग को मैं क्वेश्चन नंबर बता दूंगा थोड़ा देर के बाद, ठीक है? और इस टाइप का एक और क्वेश्चन है, इस टाइप का 2 क्वेश्चन है। तो जो वन ऑफ द क्वेश्चन है उसी को मैं थ्योरी बना के आपको समझा रहा हूँ। और एक कभी 10-10 मार्क्स में सब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन होगा, और जिनको एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता कि HCl यहाँ पे कैटलिस्ट है, उनसे क्वेश्चन कभी भी बन पाएगा? नहीं बनता, क्योंकि वो HCl के अमाउंट को वेरी मानना शुरू करते हैं। बट यहाँ पे HCl क्या था? कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट का अमाउंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होता है। इसे जितना आसानी से हम लोग को समझ में आ गया, रियल में अगर फर्स्ट टाइम बिना कुछ पे किए और डायरेक्ट अगर दे दिया जाता तो उतना ये आसान था नहीं। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? KT इक्वल टू 2.303 लॉग a बाई ए माइनस एक्स, और यहाँ पे 2.303 लॉग a के बदले v इन्फिनिटी माइनस वी नॉट और a माइनस एक्स के बदले v इन्फिनिटी माइनस वी टी। अब यहाँ पे हम लोग T1 पे K1 मानेंगे 2.303 लॉग v इन्फिनिटी माइनस वी नॉट और डिवाइड बाई v इन्फिनिटी माइनस वी टी, सॉरी V1। और यहाँ से क्या निकालेंगे स्टूडेंट? K1। और फिर क्या करेंगे? अरे V1 V2 सब डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, दिया रहेगा। तो K2 T2 इक्वल टू 2.303 लॉग v इन्फिनिटी माइनस वी नॉट और डिवाइड बाई v इन्फिनिटी माइनस V2। और यहाँ से क्या निकालेंगे? K2। और फिर क्या करेंगे? इफ़ K1 इक्वल टू K2 हो गया, देन क्या प्रूफ हो गया? देन इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये था इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन से डायरेक्ट रिजल्ट निकालना, प्रूफ करना। ओके, समझ में आ गया सबको?
ओके। अब देखिए, अब एक लास्ट एग्जाम्पल जो लेने जा रहे हैं उससे पहले थोड़ा सा एक थ्योरी समझिए, और उस थ्योरी पे एक्चुअल में उस थ्योरी को बहुत ही डेप्थ में, बहुत बढ़िया से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। इसको आपकी मर्जी है, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, नहीं भी नोट करने से काम चलेगा, बिकॉज दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम। देखिए, ये ऑर्डिनरी लाइट है, और ऑर्डिनरी लाइट का खासियत होता है कि ऑर्डिनरी लाइट वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन या ऑल डायरेक्शन? ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। बट इसी ऑर्डिनरी लाइट को एक खास टाइप का प्रिज्म, जिसको बोलते हैं निकोल प्रिज्म, क्या बोलते हैं, यहां से अगर पास करते हैं तो इसका जो वाइब्रेशन का डायरेक्शन था ऑर्डिनरी लाइट का, वो सारा डायरेक्शन का फ्रीज करके सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, और इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? आपको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना भी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलेंगे? प्लेन। इसका मतलब व्हेन ऑर्डिनरी लाइट पासिंग थ्रू द निकोल, एक खास टाइप का प्रिज्म, निकोल प्रिज्म, देन वाइब्रेशन इन ऑल डायरेक्शन सीजेज एक्सेप्ट इट वाइब्रेट इन ओनली वन डायरेक्शन। मतलब इसका मतलब है कि ऐसे मान लीजिए कि यह साइकिल का स्पोक है, सारा स्पोक को इधर और इधर कर दिए, अब सिर्फ एक ही डायरेक्शन बचा, तो उसको हम बोलते हैं सारा लाइट के वाइब्रेशन को हम लोग एक डायरेक्शन में पोलराइज कर दिए हैं। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब यहाँ पे एक आइसोमेरिज्म हम लोग को पढ़ना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, याद है? एक आइसोमेरिज्म पढ़ना है। देखिए, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा पार्ट? स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फॉर्मेशनल थोड़ा आपको पढ़ाए हैं, थोड़ा पढ़ाए थे या पूरा पढ़ा दिए थे? अच्छा, कोई बात नहीं है। तो कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल, और कॉन्फिगरेशनल डिवाइड इनटू टू पार्ट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो एक्चुअली नाम ही क्या है? नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म? तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं रहता टर्म अटैच विथ ऑप्टिक्स, लाइट, और नाम ही बोला गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका यहाँ पे लाइट से मतलब है, तो एक्चुअली लाइट से मतलब है खास टाइप का लाइट से मतलब है, उसको बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। कौन सा लाइट? इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, इसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में यहाँ से ही मैं शुरू करता हूँ। ओके, बट थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, उसके वजह से मैं समझा रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? एक्टिव है, इनएक्टिव है, इसको चेक करने के लिए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम लोग खास टाइप का लाइट को भेजते हैं, और जिस लाइट का नाम है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कौन सा लाइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहां पे रखते हैं? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए स्पेशल टाइप का एक ट्यूब बनाते हैं जिसका नाम है पोलरीमीटर। क्या नाम रहेगा? और अगर ये लाइट यहां से पास किया, ओके, और लाइट अगर पास किया और अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से डिविएट हो गया, इसका ओरिजिनल डायरेक्शन इज दिस वन, ओके। अगर ओरिजिनल सपोज कीजिए मैं ऐसे जा रहा हूं और मैं अगर ऐसे जाकर ऐसे डाइवर्ट कर गया, इसका मतलब क्या, मैं दाएं डाइवर्ट किया या वायर डाइवर्ट किया? राइट में गए या लेफ्ट में? ध्यान से देखिएगा, राइट हो गया ना ये, राइट। तो इन सिमिलर फैशन यहाँ पे तीन केस बनाते हैं।
अगर लाइट अपना डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, जैसे बिफोर पासिंग दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड आफ्टर पासिंग दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर प्लेन लाइट अपना ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन को अगर चेंज नहीं करता है, तो उस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड को आगे चलकर बोल देंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन अब सपोज कीजिए कि ओरिजिनल डायरेक्शन ये था और इसके रेस्पेक्ट में लाइट अपना वाइब्रेशन ऐसे चेंज कर लिया। इसका मतलब है कि ये लाइट इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ये लाइट इंटरेक्ट किया, इंटरेक्ट करने की वजह से ऐसा हुआ, हाँ या ना? इसका मतलब है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रेस्पेक्ट में इनएक्टिव था या एक्टिव था, उसके साथ कुछ इन्फ्लुएंस रहा। और अगर राइट में गया तो उसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। आप टर्म सुने होंगे, कौन सा रोटेटरी? और अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से बहुत डेप्थ में, कम से कम तो 4 क्लास मिनिमम 8 आवर तो पढ़ाऊंगा ये ऑप्टिकल में। और अपने अगर ओरिजिनल डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में अगर लेफ्ट में चला गया तो इसको हम लोग बोलते हैं लेवो रोटेटरी। क्या बोलेंगे? ओके। और आपको पहले ही पता है कि किसी भी डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में अगर किसी एक एंगल को डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव एंगल मान देते हैं। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं, और लेवो रोटेटरी जो रहता है उसको स्मॉल एल से। और इसके एंगल को प्लस देते हैं तो इसके एंगल को क्या देंगे? साइन माइनस देंगे। तो दिस इज अ सिंपल थ्योरी ऑफ व्हाट द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या हुआ कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट कुछ ना कुछ डायरेक्शन दिखाएगा, चाहे तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी रहेगा नहीं तो लेवो रोटेटरी रहेगा। लेकिन अगर अपना ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन को चेंज नहीं करता है तो उसको क्या बोलिएगा? लेवो या डेक्स्ट्रो या ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे। तो यहां तक तो समझ में आ गया? चलिए, बहुत थोड़ा सा ज्ञान दिए हैं, ठीक है, कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव। अब एक टर्म होता है, बायो के कोई स्टूडेंट है यहाँ पे? ओके। तो कार्बोहाइड्रेट में एक टर्म आप लोग सुने हैं, इन्वर्ट शुगर। एनीवन? या इन्वर्सन ऑफ शुगर? चलिए, नहीं सुने हैं तो उनके लिए ये भी चीज़ मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऑल दी आर पार्ट ऑफ द लास्ट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन्वर्ट शुगर आएगा, कार्बोहाइड्रेट में पढ़ाएंगे। और बायोमोलिकुल्स में एक टॉपिक मैं भी पढ़ाता हूँ, कार्बोहाइड्रेट। ओके, मतलब जितना भी ग्लूकोज वगैरह का है सारा कुछ मैं पढ़ाता हूँ। मतलब बायो के तो मैम पढ़ाएंगे ही, बट मैं भी पढ़ाता हूँ। और थोड़ा सा बढ़िया केमिस्ट्री का पॉइंट से बहुत बढ़िया से उसका रिएक्शन मैकेनिज्म सब कुछ डील करते हुए, मतलब A to Z कहानी कर दूंगा वहाँ पे। तो इन्वर्ट शुगर का मतलब सब लोग सुन पा रहे हैं या मैं ही सुन रहा हूँ? ओके। तो इन्वर्ट शुगर का मतलब होता है स्टूडेंट कि वैसा कोई भी शुगर, या इन्वर्ट कंपाउंड ही कहिए, बट एक जनरली कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादा आता है इसलिए मैंने इन्वर्ट शुगर बोला। वैसा कोई भी शुगर जो सॉलिड फेज में बिफोर डिजॉल्विंग इन वाटर डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो। कैसा रोटेटरी हो? डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो। बट व्हेन डिजॉल्व इन वाटर इट बिकम्स लेवो रोटेटरी। क्या बन जाएगा? अभी ये नहीं पूछना कि सर कैसे बन जाता है, उसको मैथमेटिकली मैं एंगल को जोड़कर सम करके प्रूफ कर देता हूँ। देखिए क्यों ऐसा लेवो बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसा कोई भी शुगर जो अपना सॉलिड फेज में बिफोर डिजॉल्विंग इन वाटर अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और वाटर में डिजॉल्व करने के बाद लेवो रोटेटरी हो गया, या सॉलिड फेज में लेवो है, वाटर में डिजॉल्व करने के बाद डेक्स्ट्रो हो गया, जस्ट उल्टा रोटेशन दिखाना शुरू कर दिया आफ्टर डिजॉल्व इन वाटर, तो उन सारे उस टाइप के शुगर को हम लोग आज के बाद क्या बोलेंगे? इन्वर्ट शुगर। क्या बोलेंगे? और प्रोसेस को क्या बोलेंगे? यस, तो सुक्रोज एक्चुअली इन्वर्ट शुगर है।
सुक्रोज सॉलिड फेज में डेक्स्ट्रो होता है, बट आफ्टर डिजॉल्व इन वाटर इट बिकम्स लेवो। क्या बन जाता है? लेवो। दैट्स वाई। और लेवो बनने के पीछे वजह होता है कि आफ्टर डिजॉल्व इन वाटर वो डी ग्लूकोज, डी अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज में ब्रेक होता है, और जब उसका अलग अलग एंगल निकाल कर जोड़ते हैं तो निगेटिव एंगल आता है। दैट्स वाई इट बिकम्स लेवो रोटेटरी। कौन सा? सॉलिड में डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बट आफ्टर डिजॉल्व इन वाटर बिकम्स व्हाट? लेवो रोटेटरी। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दिया कि वाटर, हाँ बोलिए। नहीं, ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रो है, सुक्रोज भी डेक्स्ट्रो है, बट फ्रक्टोज लेवो होता है। ओके। और जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जब दोनों का इंडिविजुअल एंगल जोड़ते हैं तो निगेटिव एंगल आता है। कैसा एंगल आता है? निगेटिव। तो इन सब चीज़ को बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज नॉट द राइट टाइम एंड राइट प्लेस। इसको कार्बोहाइड्रेट के लिए मेरे लिए छोड़ दीजिए, वहाँ पे बहुत बढ़िया से समझा दूंगा। ओके। चलिए अब एक लास्ट एग्जाम्पल जो इस टाइप का था उस पे आते हैं। और लास्ट एग्जाम्पल था ये जो एग्जाम्पल कर रहे हैं ये भी आरसी मुखर्जी का वर्कआउट में है, वहाँ से बना लेंगे प्रॉब्लम। मैं नंबर बता दूंगा। तो यहाँ पे एक टॉपिक है लास्ट वन, इन्वर्सन ऑफ केन शुगर। C12H22O11 प्लस H2O। और आपको बताया ही थे कि इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सीड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। कौन सा का? सेकेंड ऑर्डर या सीड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर? सीड ऑफ। इट ब्रेक इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज अब प्लस C6H12O6 फ्रक्टोज। अब देखिए इसके लिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको मैं ध्यान से पढ़िएगा। द दिया हुआ रेट ऑफ दिस रिएक्शन मेजर्ड बाय मेजरिंग द चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन। चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन इन विच ट्यूब? पॉलिमीटर ट्यूब। कौन सा ट्यूब में? पॉलिमीटर ट्यूब। और यहाँ पे लिखा हुआ है सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बट फ्रक्टोज इज लेवो रोटेटरी। द चेंज प्रोड्यूस इन रोटेटरी पावर एट एनी टाइम t। तो मान यहाँ देखिएगा चेंज, मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पे एंगल ऑफ रोटेशन है r0। क्या है स्टूडेंट? एंगल ऑफ रोटेशन r0। और t इक्वल टू टी पे, तो जब हम लोग t इक्वल टू टी पे करेंगे तो t इक्वल टू टी पे ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, हाँ या ना? तो बोला गया है कॉन्सेप्ट में कि एट t इक्वल टू टी पे अगर एंगल ऑफ रोटेशन rt है, यहाँ पे r इंडिकेट कर रहा है एंगल ऑफ रोटेशन, तो चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन बिटवीन 0 टू t, तो इसको क्या लिखिएगा? rt माइनस r0, हाँ या ना? rt माइनस r0। तो चेंज इन रोटेटरी पावर मतलब चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन गिव्स ए मेजर ऑफ x, वेयर x क्या है? x है क्वांटिटी ऑफ सुक्रोज डिकम्पोज इन दैट टाइम। इसका मतलब है कि RT माइनस R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोला गया है जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग देखिए तो RT माइनस R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? x। एक थ्योरी का पार्ट है और जहां पे x क्या है? x है अमाउंट ऑफ सुक्रोज डिकम्पोज एट दैट टाइम। इसका मतलब है कि t इक्वल टू 0 पे, ये तो मेरा सुक्रोज है, अगर इसका ये वैल्यू a है और t इक्वल टू t पे अगर यहाँ से a माइनस एक्स है, t1 पे अगर a माइनस x1 है, t2 पे अगर a माइनस x2 है, समथिंग लाइक दिस। इसका मतलब ये हो गया ना कि इस थ्योरी से बताइए RT माइनस R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। क्लियर? तो अगर t इक्वल टू इन्फिनिटी कर देंगे स्टूडेंट, t इक्वल टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे ए वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलिए तो फास्ट 0। तो हाउ मच अमाउंट ऑफ सुक्रोज डिकम्पोज एट t इक्वल टू इन्फिनिटी? बोलिए ऑल a। इसका मतलब कि t इक्वल टू इन्फिनिटी पे x का वैल्यू क्या बन जाएगा? a। तो इन्फिनिटी टाइम पे जो एंगल ऑफ रोटेशन रहेगा उसको r इन्फिनिटी में नाम दे रहा हूं।
टी टाइम पे एंगल ऑफ रोटेशन को आर टी बोल दिया, तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो एंगल ऑफ रोटेशन रहेगा उसको आर इन्फिनिटी एक सफिक्स दे दिया, करेक्ट। तो जीरो से यहां देखिएगा, तो जीरो, और आपको क्या बोला गया है, बोला गया है कि चेंज इन रोटेटरी पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वेयर एक्स इज डिकम्पोज्ड इन दैट इंटरवल ऑफ टाइम। तो जीरो से टी इक्वल टू इन्फिनिटी तक टोटल चेंज ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन क्या रहेगा, आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट, हाँ या ना। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टोटल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ सुक्रोज डिकम्पोज बिटवीन जीरो से टी इक्वल टू इन्फिनिटी, हाँ या ना। अब देखिए, तो हम लोग को ए भी मिल गया और एक्स भी मिल गया, करेक्ट। तो ए और एक्स दोनों मिल गया, तो क्या हम लोग यहाँ पे ए माइनस एक्स निकाल सकते हैं, किसमें से किसको माइनस करके, अगर सेकेंड में से फर्स्ट को, सॉरी इसको सेकेंड कर दीजिए, इसको थर्ड कर दीजिए, ओके। तो अगर थर्ड में से अगर हम लोग सेकेंड को अगर माइनस करेंगे, इसका मतलब हो गया कि ए माइनस एक्स निकालना चाह रहे हैं, और ए माइनस एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो दिस माइनस दिस कर दीजिए, दिस माइनस दिस, देन हाउ मच, आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट माइनस आर टी माइनस आर नॉट। लगता है कि आर नॉट और नॉट आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टी माइनस आर इन्फिनिटी माइनस आर टी, हाँ या ना। इसको हम लोग इक्वेशन फोर्थ बोल देंगे। अब देखिए, आपके पास ए भी है और ए माइनस एक्स भी है, क्लियर। तो ए भी मिल गया और ए माइनस एक्स भी मिल गया, तो क्या ए बाई ए माइनस एक्स का रेशियो निकाल लेंगे, किसको किससे डिवाइड करके, थर्ड को फोर्थ से डिवाइड करेंगे तो चलिए, तो इफ इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाई फोर्थ, और इक्वेशन थर्ड को फोर्थ से डिवाइड करते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, ए बाई ए माइनस एक्स इक्वल टू आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट और डिवाइडेड बाई आर इन्फिनिटी माइनस आर टी, करेक्ट। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, के टी इक्वल टू 2.303 लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, और लॉग ए बाई ए माइनस एक्स के लिए क्या लिखिएगा, 2.03 लॉग आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट और डिवाइडेड बाई आर इन्फिनिटी माइनस आर टी। यहाँ तक आ गए। अब आपको टेबल में डिफरेंट टाइम का आर टी दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, डिफरेंट टाइम का एंगल ऑफ रोटेशन दिया रहेगा, पूरे ट्यूब का, पोलरीमीटर का। तो क्या करना है, अब यहाँ पे सिंपली करना है आपको कि K1 पे क्या, T1 पे क्या मान लीजिएगा, K1, T1 पे क्या मान लेंगे, K1। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, R1, तो हो जाएगा 2.303 लॉग आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट और डिवाइड बाई आर इन्फिनिटी माइनस R1। और यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग, K1। सिमिलरली K2 T2 इक्वल टू 2.303 लॉग आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट और डिवाइड बाई आर इन्फिनिटी माइनस R2। और यहाँ से क्या निकालेंगे, K2। और अगर यहाँ के बाद इफ K1 इक्वल टू K2 क्या आ गया, तो प्रूफ हो गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो यही था। तो ये बहुत बढ़िया 4 एग्जाम्पल था। और इस टाइप का क्वेश्चन आरसी मुखर्जी में आपको मिलेगा, तो आप इसको एक बार देख लीजिए। कुणाल वहाँ पे था, पहुँच कर पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको रेडियो एक्टिविटी में भी मिलेगा। एक सीरीज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, एक पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर, दोनों चीज आपको रेडियो एक्टिविटी में मिलेगा। तो पॉइंट टू बी यहाँ देखिएगा, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक लाइन में डिफिनेशन ये है कि रिएक्शन इन विच 2 और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड
from the same set of reactants but following different path। सब लोग यहाँ समझिए और डिफरेंस समझिएगा। पहले यहाँ देखिएगा, इसका रेट कांस्टेंट K1 और इसका रेट कांस्टेंट K2, करेक्ट। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, सौरभ शुरू कर दीजिए, पॉज किया हो। तो अब आपको थोड़ा सा मैं डिफरेंस यहाँ पे बताता हूँ। अगर सब लोग देख रहे हैं यहाँ पे, आपके सामने दो डायग्राम लिखे हैं, एक है A कन्वर्टेंट टू B एंड C, यहाँ भी A कन्वर्टेंट टू B एंड C, बट दोनों क्या सेम है या डिफरेंट है? देखिए अगर बोलेंगे कि इसका पॉइंट टू बी नोटेड, इसका 1 मोल से, ध्यान सुनिएगा, इसका 1 मोल से B का कितना मोल बनेगा और C का कितना मोल बनेगा?